गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 594 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बाबर ने युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। और बाबर ने भारत में एक नई युद्ध पद्धति प्रचलित की। ये सारे के सारे सही हैं, बताइए। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी या पानीपत के युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद ही की थी। पानीपत में तो उसे कलंदर की उपाधि मिली थी। बाबर ने युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया। ठीक है, ये भी सही है। देखिए, बारूद तोपखाने भारत में पहले से भी चल रहे थे, लेकिन बाबर के आने के बाद ये चीज़ें आम होने लगीं। ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं। फिलहाल डी एस का आंसर। तो पानीपत की लड़ाई, बाबर ने जो है रक्षा प्राचीर का उपयोग किया इसमें। और इस युक्ति को बाबर ने उस्मानिया यानी रूसी युक्ति कहा, क्योंकि उस्मानियों ने ईरान के शाह इस्लाम के खिलाफ इस युक्ति का प्रयोग किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने बाबर का साथ दिया। बाबरनामा के अनुसार बाबर ने सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल भिरा का किला जीतने हेतु किया था। देखिए, भारत को बारूद की जानकारी पहले से ही थी, लेकिन उत्तर भारत में इसका आम तौर पर उपयोग बाबर के आगमन पर ही शुरू हुआ था। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है, बताइए। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा का लेखक है बाबर। तो बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा। ठीक है, स्वयं बाबर ने ही लिखा है इसको। बाबर को अरबी और फारसी का गहरा ज्ञान था, साथ ही तुर्की उसकी मातृभाषा थी। उसने तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा। ठीक है, जो विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का है, औरंगजेब का है, हुमायूं का है, बाबर का नहीं है। देखिए, बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। ठीक है, तो शुरुआती दिनों में उसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसके बाद उसको उसी स्थान पर दफनाया गया जहां वो चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे को काबुल में दफनाया जाए। और वर्तमान में काबुल अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। तो 48 वर्ष की उम्र में 27 सितंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल में उसके चुने गए स्थान पर दफनाया गया। ठीक है, काबुल में ही उसका मकबरा बना हुआ वर्तमान में। और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुग़ल बादशाह बना। ठीक है, और वर्तमान में काबुल कैपिटल है अफ़गानिस्तान की। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बहन थी हुमायूं की, तो पुत्री हो गई बाबर की। तो गुलबदन बेगम जो है बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? बाबर ने किया था। तो बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गज ए बाबरी माप का प्रयोग किया, जो कालांतर तक चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने खानवा के युद्ध के पश्चात। तो 16-17 मार्च 1527 में राजपूत नरेश, राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का सपना उसका टूट गया। ठीक है, इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। सारे युद्धों में जीता बाबर, 1526 में भी, 27 में भी, 28 में भी, ठीक है, 29 में भी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में वह पहला युद्ध कौन था? पहला युद्ध कौन सा था वो जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया? कौन सा था वो? पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध?
वो था घाघरा का युद्ध, 6 मई 1529। तो घाघरा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए युद्धों में प्रसिद्ध युद्धों में से एक था। ठीक है, यह युद्ध 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी। ठीक है, बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया और इस युद्ध की यह विशेषता थी कि यह जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। 8वां प्रश्न, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बताइए, किस युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था? पहला ही युद्ध था, मतलब पानीपत का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह युद्ध वर्तमान हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर हुआ था। यह इतिहास की पहली लड़ाई थी जिसमें मुगलों ने बारूद, ठीक है, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी? काबुल की विजय के बाद उसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। तो 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की और 22 साल के बाद जो है 1526 में पानीपत विजय के पश्चात काबुल में, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को एक चांदी का सिक्का दान किया उसने और इस कारण जनता द्वारा उसे जो है कलंदर की उपाधि दी गई। आराम बाग का निर्माण किसने किया? आराम बाग का निर्माण किया है बाबर ने। तो बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था और इस बाग में सबसे पहले 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया तथा 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके शव को यहीं दफनाया गया था, किंतु कुछ समय के पश्चात बाबर के शव को उसके चुनिंदा स्थान पर काबुल में दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा नुकसान पहुंचा। प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से या सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से? बताइए। कंधार स्थान था एक, इसी के सामरिक महत्व के केंद्र था कंधार। तो देखिए 1648-49 में शाहजहां के शासनकाल में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। ठीक है, उस पर जो है पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से नुकसान हुआ। ठीक है, उस पर फिर क्या हुआ? कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति जो है अपेक्षाकृत कमज़ोर हो गई थी। ऐसा होने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्या थी? यही थी कंधार। तो ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ कंधार राज्य था। ठीक है, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन है इसमें? मुनीर नहीं है, कुद्दसी नहीं है, काशी नहीं है, कलीम है, कलीम। तो देखिए शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में मीर मोहम्मद काशी, सायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, सौदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक सईदाई गिलानी, ठीक है, और कुदसी तथा दिलेरी आदि थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? बताइए इन चारों में से।
काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना, या मुग़लों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, या मुग़ल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, या मुग़ल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। देखिए पहला ही था, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। तो शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुग़ल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सकें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है, बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुग़ल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? बताइए कौन था वो? कविंद्राचार्य, ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रज एवं अवधी के कवि कविंद्राचार्य का संबंध जो है शाहजहां से है। कविंद्र कल्पता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। देखिए सरस्वती उपाधि धारक कविंद्राचार्य ने बादशाह से निवेदन करके बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिए थे। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ये 15 प्रश्न थे। ठीक है, अधिकतर प्रश्न फोकस था बाबर से रिलेटेड थे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।